देखो बच्चा, आज हम 10वीं कक्षा में से दूसरी इकाई उसमें से 5वां पाठ देखेंगे, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ये जो पाठ है वो सुनील शास्त्री जी इन्होंने लिखा हुआ है। लेखक कौन है? सुनील शास्त्री। देखो, ये सुनील शास्त्री जी, इनका जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इनके पुत्र हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को दो बेटे थे, जैसे कि सुनील शास्त्री एक छोटा बेटा था और अनिल शास्त्री दूसरा बड़ा बेटा था। तो ये जो लेखक है, उन्होंने इन अपने पिताजी के कुछ कार्यों के बारे में या उनकी सादगी के बारे में इस पाठ में लिखा है। उनकी प्रमुख कृतियाँ अगर देखी जाए तो सुनील शास्त्री जी की लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, ये उन्होंने लिखी हुई पुस्तक है और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी हुआ है। और इस गद्य संबंधी अगर हम देखेंगे तो यहाँ स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता, ये जो उनके अंदर जो गुण थे, उन गुणों को सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी के गुणों को बहुत ही अच्छी तरह एक एक उदाहरण, उनके बचपन के उदाहरण देते हुए हमें बताए हैं। और उनके जो एक गुणों को उन्होंने कैसे अपनाया और उनके बेटे जो थे, उन बेटों से व्यवहार करते हुए या उनके जीवन में भी अपने पिताजी के अच्छे गुणों को उन्होंने बहुत ही सादगी से अपनाकर अपने बेटों पर ही वही संस्कार उन्होंने डाले हैं। ये बात यहाँ एक एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताए हैं। यहाँ देखो, मैं सीधा पाठ की तरफ जाऊंगी और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बढ़िया, ये लेसन जो है वो बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं एक कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगी। कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उसी तरह आप भी किताब खोलिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह सवालों जो हैं उन सवालों को हल करना आएगा। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते कुछ भी अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वो कहते हैं सुनील शास्त्री, मेरे पिताजी गुजर गए, इन्हें ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनके बीत जाने के बाद, उनके न रहने के बाद देखो क्या हुआ है। उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। तो उन पर क्या बीती है सुनील शास्त्री जी पर? तो वो कहते हैं, मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। इसी तरह वो जब ये सुनील शास्त्री जी इनका जन्म था, तब ये लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। इस पुलिस मंत्री को उस समय गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था। पुलिस मंत्री किसे कहते थे? गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था। ये ध्यान में रखो। और कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। तो इसी तरह ये जो सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री, इनके पिताजी पुलिस मंत्री थे और ये जो परिवार था, सुखी परिवार था। उनके पास एक गाड़ी थी, एक फिएट नाम की गाड़ी थी। कौन सी थी? फिएट। तो देखो, वो हमेशा उन्हें ऐसा लगता था, ये बच्चे जो थे वो हमेशा कल्पना किया करते थे। कौन सी कल्पना किया करते थे? देखो, कि उनके पास आलीशान आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। और एक दिन उनका जो सपना था वो सच हुआ। उनके पिताजी यानी बाबूजी प्रधानमंत्री हुए और वहाँ उन्हें सरकारी गाड़ी मिली, बड़ी वाली गाड़ी मिली। उसका नाम था इम्पाला शेवरलेट। पहली कौन सी गाड़ी थी? फिएट। और अब दूसरी गाड़ी कौन सी आ गई? सरकारी गाड़ी है लेकिन इम्पाला शेवरलेट। और इस तरह ये प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री के बेटे थे, ये बहुत बड़े आदमी बने थे। देखो, और इस तरह उनके पिताजी की अगर वो चाहते तो उस गाड़ी में वो राउंड
लगा सकते थे या गाड़ी हाथ में ले सकते थे, लेकिन वो जो पिताजी थे वो कभी भी ये गाड़ी को अपनी निजी निजी उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। वो खाली ये गाड़ी जो है वो सरकारी काम के लिए ही इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए इन बच्चों का बहुत जी चाहता था कि एक दिन ये गाड़ी क्या करे, चलाए। तो एक वो धीरे धीरे हिम्मत करके एक दिन उन्होंने क्या किया, ये जो सुनील शास्त्री जो थे वो ज़रा नटखट स्वभाव के थे, छोटे थे लेकिन नटखट थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हिम्मत जुटाई और बाबूजी के निजी सचिव, उनका नाम है सहाय साहब, देखो सहाय साहब, तो इनको कहा कि ड्राइवर को ज़रा कहिए इम्पाला को लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेजिडेंस यानी निवास स्थान जहाँ वो रहते थे। तो 2 मिनट में गाड़ी आ गई। अनिल जो भैया था उसने तुरंत बता दिया, मैं तो इसे नहीं चलाऊँगा, तुम ही चलाओ। और आगे ये सुनील शास्त्री ने ड्राइवर जी से कहा है, चाबी मांगी और बोले तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। ऐसा बोलकर देखो, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं, ये सुनील शास्त्री जी ने ड्राइवर से कही हैं। गाड़ी लेकर वे चल पड़े। शानदार गाड़ी थी। उनके देखो बदन में झुरझुरियाँ आने लगी, यानी कंपन से आने लगी। बहुत खुशी हुई और वो किसी के यहाँ खाने के लिए पहुँचे और बातचीत करते करते उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा है। किसमें? बातचीत में उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। और वापस आने की बारी आई तो बहुत डर गए थे और उन्होंने क्या किया, फाटक जो था, गेट जो था उनके बंगले का, उसके पहले ही गाड़ी रोक दी। धीरे से उतरकर वो जो गेट पर जो नौकर था उसके पास आए। उसका नाम है संतरी। नाम क्या है? संतरी। तो उसको हिदायत दी। हिदायत देना, सूचना देना। हिदायत देना, सूचना देना। यह क्या क्या सूचना दी देखो, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, सैल्यूट वैल्यूट नहीं करना। धीरे से गेट खोल देना। आवाज़ करे गेट तो उसे बंद मत करो, यानी जो दरवाज़ा था गेट का तो उसे बंद मत करो और दरवाज़े को खुला ही छोड़ दो। ये उन्होंने दी गई हिदायत थी, सूचना थी। किसे? संतरी को। फिर बाबूजी का डर था, इसीलिए अगर सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी। इस डर से उन्होंने सैल्यूट मारने से उसे मना किया और धीरे से लौटकर ओ क्या किया है उन्होंने, देखो पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे और वहाँ अम्मा मिली। पूछा बाबूजी आ गए? तो अम्मा ने कहा हाँ आ गए। और कुछ पूछा क्या? तो हाँ मैंने बता दिया आप कहाँ गए हैं। तो इस तरह उन्होंने आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और वे दोनों देखो उन्होंने सुनील शास्त्री जी ने फिर हिदायत दी, यानी सूचना दी, आदेश दिया कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। ये पहला आदेश। और दूसरा जो आदेश था वो क्या था देखो, सुबह देर तक सोना है हमें। ये दूसरी सूचना उन्होंने दी और इस तरह 2 हिदायत उन्होंने दी हैं। सुबह हुई, 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाया। नींद खुली उनकी। वो गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ही सूचना दी थी कि हमें क्या मत कीजिए, कमरे में मत किसी को भेजिए और हमें सुबह देर तक सोना है। फिर भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने देखो झुंझला कर ज़ोर से बिगड़ना शुरू किया। झुंझलाना इन्हें चिढ़ना। और वही गुस्से में उन्होंने दरवाज़ा खोला और पाया बाबूजी को। ओ देखो दरवाज़े पर उन्होंने बाबूजी को खड़े पाया और उनसे माफ़ी मांगी।
ये दो बातें दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने की हैं। बाबूजी को घड़े पाया और उनसे माफ़ी मांगी। आगे देखो, उन्होंने इस तरह कहा कि मैं बेध्यानी, मेरा ध्यान नहीं था और इस तरह मैं कुछ बोल गया हूँ, इसलिए वो माफ़ी मांगते हैं। और इसी माफ़ी की मांगते मांगते उनके मुंह से निकल जाता है, हम देर रात से घर पहुँचे और इसीलिए हम सोना चाहते थे। तो बाबूजी ने कुछ भी कहा नहीं। देखो बाबूजी का कितना अच्छा बर्ताव था। वो सीधा उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नीचे चाय पीने के लिए टेबल पर आ जाओ। और ऐसा कहकर वो चले गए। ये दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और टेबल पर जा पहुँचे। वहाँ कुछ देर बाद चाय पीते पीते वो कहने लगे कि अम्मा ने कहा, वो पिताजी कहने लगे कि तुम लोग बड़े रात को बड़े देरी से आए हैं, कहाँ चले गए थे? तो जवाब दिया, बाबूजी एक जगह खाने पर गए थे। उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे गए? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, तो गए कैसे? तो उन्हें कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ताना तो ज़रूर मारा है यहाँ बच्चों। देखो, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। और इसी तरह, क्योंकि वो खुद कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जब भी स्टेट गेस्ट आते थे तभी वो गाड़ी निकालते थे और इसीलिए उन्हें वो बात बुरी लगी। उनकी बात सुन मैंने सुनील शास्त्री जी ने अनिल भैया की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया और वो दोनों समझ गए कि अब क्या होने वाला है। और इतने में चाय ख़त्म कर उन्होंने सुनील जी को कहा कि ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। और ड्राइवर आ गया तो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पिताजी ने कहा कि ड्राइवर से कि तुम लॉन्ग बुक रखते हो? यानी कि ड्राइवर को भी पूछा उन्होंने कि तुम लॉन्ग बुक रखते हो क्या? तो उसने उत्तर दिया, हाँ रखता हूँ। एंट्री करते हो क्या? हाँ करता हूँ। इस तरह कल कितनी गाड़ी चली, इन लोगों ने कितनी गाड़ी चलाई? तो वह बोला 14 किलोमीटर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिदायत दी। हिदायत शब्द देखो 3 बार आया है, सूचना दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी उपयोग यानी क्या बच्चों? खुद के लिए किया हुआ, स्वयं के लिए किया हुआ उपयोग। तो ये उस सरकारी खर्चों में मत डालो, ये निजी उपयोग में डालो। और फिर तभी सब बातें इन दोनों बच्चों की समझ में आई। लेकिन और देखो बाबूजी क्या कहने वाले हैं, ये तो कोई नहीं जान सकता था। इतने में उन्होंने अम्मा से फिर से कहा है कि देखो, अम्मा जी के आने पर वे बोले कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। ये कोई हमारी गाड़ी नहीं है, ये सरकारी गाड़ी है और उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की है। तो उन्हें कहना, दोनों बेटों को सूचना दी है अपनी पत्नी से कहकर कि इन्हें कहो कि कितने रुपए हैं? 60 पैसे प्रति किलोमीटर। 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो उसके हिसाब से पैसे जमा करवा दो। और ये बात सुनते ही उन्हें इतना दुख पहुंचा है। दोनों वहाँ खड़े नहीं रहे, रुके नहीं, भागकर कमरे में गए। उनको जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक रोने लगे। रुक नहीं सके। देखो ये बातें सुनते ही उन पर क्या बीती है, वो वहाँ रुक नहीं सके और उनकी जो रुलाई थी वो छूट गई और वो कमरे में भाग गए। देखो आगे इस तरह, ये तो एक उन्होंने एक उदाहरण दिया था। अब दूसरा देखो, इनके जो सुनील शास्त्री कहते हैं कि मैं भी कभी मेरी जो सरकारी गाड़ी थी उसका इस्तेमाल कभी भी मैं इनका अपने निजी उपयोग के लिए
उस दिन से बाबूजी की सीख की वजह से वो भी सीख गए थे। कभी भी उन्होंने भी बड़े होकर उनके लड़के हुए तब भी उन्होंने कभी भी इन गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी ज़िंदगी में नहीं किया है, निजी स्वयं के लिए कभी नहीं किया है। तो उनके जो बेटे थे वो हमेशा कहते थे कि पापा हमारे स्कूल के बच्चे सरकारी गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन आप हमें स्कूल में साइकिल लेकर भेजते हो, बारिश होती है तो आप रिक्शा लेकर, लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्हें वो कहते हैं कि मैं कैसे बताऊँ कि मैंने क्या मेरे बाबूजी से क्या सीख ली है, और इसीलिए वो कभी भी अपने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। इस तरह बाबूजी की जो सीख थी उन्होंने हम अपने पूरे जीवन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनके गुणों को, आदर्शों को अपने जीवन में भी कायम रखे हैं। देखो यहाँ बचपन की दूसरी याद उन्होंने बताई हैं। देखो ये जो बाबूजी थे वो बचपन में वो हसीन दिन थे बाबूजी, उनके साथ बहुत अच्छी तरह बिताते थे, कुछ सीख देते थे लेकिन बहुत अच्छी तरह रहते थे। ये जो व्यक्तिगत उनका जो काम था, अगर कुछ होता ना बाबूजी का तो वो किसे सौंपे, ये गर्व महसूस होता था। अगर बाबूजी का काम करना है तो उन्हें बहुत गर्व अनुभव करते थे। एक होड़ थी, होड़ यानी क्या, तो मुकाबला था, मैं करता हूँ या अनिल करता है। पिताजी का काम करने में, देखो पिताजी का काम करने में वो कहते हैं हमें बहुत बड़ा गर्व अनुभव करते थे वो। और एक होड़ थी यानी मुकाबला, मैं करता हूँ या तू करता है, इस तरह की होड़ उनमें थी। तो एक दिन बाबूजी का जो अलमारी जो थी वो बहुत काफ़ी बेतरतीब हो गई थी, यानी कि अस्त व्यस्त हो गई थी, इधर उधर सब कपड़े बिखरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि सुनील मेरी अलमारी जो है वो ठीक कर देना। सुनील जो था उसने अलमारी ठीक कर दी और वो लौट कर आया और सब कर डाला उसने काम, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। बाबूजी ने बुलाया और पूछा तुमने मेरी अलमारी बहुत अच्छी तरह ठीक कर दी, मैं तो खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? उसने बोल दिया वे कुर्ते, वो कुर्ते थे, वो तो कोई यहाँ फटा था, कोई वहाँ फटा था। तो इस तरह वो कुर्ते जो थे फटे हुए मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? उसने कहा अक्टूबर का महीना। तो वो बोले अब नवंबर आएगा बेटा, जाड़े के दिन होंगे, तब एक काम आएंगे, वो कपड़े मैं अंदर से पहन लूँगा और ऊपर से कोट जो है वो कोट पहन लूँगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या फटा हुआ है या नहीं है, वो सीकर मैं पहन लूँगा। देखो इससे जाड़े के दिन होंगे तब ये कपड़े, फटे हुए कपड़े वो पहनते थे, ये बात ध्यान में रखो। देखो तो उन्हें वो आगे बोले कि देखो ये जो खादी कपड़े हैं, ये खादी कपड़े लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं, बिनने वालों की ये मेहनत है। और दूसरी उनकी एक बात थी, जो एक एक सूत वो जो बुना हुआ है उसको काम आना चाहिए, यानी कि खादी कपड़ों की दो बातें उन्होंने बताई हैं कि मेहनत से बनाई हुई बिनने वालों की एक मेहनत होती है, और इस खादी कपड़े का एक एक सूत काम आना चाहिए। ये बात सुनते ही उन्हें बहुत ही एक दूसरी सीख मिली कि कितनी सादगी और कितना बड़ा मन। ये देखो तो इस तरह उन्होंने यहाँ भी एक सीख बाबूजी से ली है। और आगे देखो उन्होंने और एक बात बताई कि इस कपड़े का जो है जाते जाते देखो एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा कि इसके क्या बनाओ, रुमाल। तो जाड़े के दिनों में वो पहनते थे, देखो जाड़े के दिनों में पहनने के लिए कुर्ते का इस्तेमाल करते थे और दूसरा रुमाल बनवाने के लिए। समझ में आया? तो इस तरह बाबूजी जो थे उनका तरीका ही वो कहते हैं अलग था बच्चों को समझाने का। तो ये एक सीख उन्होंने दी थी। आगे देखो दूसरा एक उदाहरण देखो क्या है। अम्मा
बताती हैं कि शादी में चढ़ावे के नाम पर देखो उनकी माँ को कितने गहने मिले। देखो 5 ग्राम, 5 ग्राम यानी आधा तोला, 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। और ये जो 5 ग्राम गहने आए थे वो विदा होकर कहाँ आई थी? रामनगर। ये रामनगर विदा होकर उनकी माँ अम्मा कहाँ आई थी? रामनगर में आई थी। और मुँह दिखाई में ये गहने मिले थे। सभी नाते रिश्तेदारों वालों से कुछ न कुछ उन्हें मिला था। एक 5 ग्राम का सोने का गहना और नाते रिश्तेदार जो थे उनसे कुछ गहने, इतने ही गहने उनके पास थे। और एक दिन क्या हुआ देखो, वो जब बहादुरगंज के मकान में आए तो उन्हीं दिनों में बाबूजी जो थे उनके चाचा, देखो उनके चाचा को किसी बात में, किसी काम में घाटा लग गया था तो उन्होंने भी कुछ रुपए मांगे थे। तो उसी समय क्या हुआ है देखो, उन्होंने कुछ सोचा कि ज़रूर हमें मदद करनी चाहिए। और उन्होंने एक दिन बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, ये अम्मा बता रही हैं कि बाबूजी क्या करते थे? दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियाँ, ये दोनों बातें समझाते हुए गहनों की मांग क्यों की है। देखो ये दोनों बातों की वजह से उन्होंने गहने जो थे वो उसकी मांग की माँ के पास। माँ ने कुछ भी नहीं सोचा। देखो थोड़ी हिचकिचाई, औरत है तो स्वाभाविक है हिचकिचाना, यानी कि मैं कैसे मेरे गहने दूँ। लेकिन उसने फिर सोचा और प्रसन्न होकर अपने गहने दे दिए। इसमें क्या क्या था देखो, टीका, नथुनी, बिछिया, और हमने ऊपर देखा था 5 ग्राम का जो सोना था, सोने के गहने, इतने ही उनके पास गहने थे। और ये जो थे वो रिश्तेदार ने दिए हुए, टीके, नथुनी, बिछिया, तो इतने ही गहने उनके पास थे। ये अंडरलाइन करके रखो। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अपने गहने दे दिए। और देखो वो बाबूजी जो थे वो कहने लगे तुम अपने मायके जाओगी मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर शहर का नाम है। शहर का नाम कौन सा है? मिर्ज़ापुर। तब गहनों के बारे में अगर किसी ने पूछा तो तुम क्या कहोगी? वो बोलती है मुस्कुराकर कि उसकी चिंता मत करो, मैं वो संभाल लूँगी। मैं कह दूँगी कि महात्मा गांधी जी कौन? महात्मा गांधी जी के अनुसार, उनके कहने के अनुसार मैंने गहने पहने छोड़ दिए हैं। जैसे कि देखो शादी रहानी उच्च विचार हम कहते हैं ना, ये गांधी जी का तत्व था। तो उसी के हिसाब से मैं कह दूंगी, कोई बात नहीं, उसकी फिक्र मत करो। देखो कितनी पत्नी समझदार है जो अपने पति को साथ देती है, इसे ही कहते हैं औरत। देखो इसी तरह उन्होंने कहा है कि बाबूजी जो थे उनके पति ने कहा है कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब ऐसा जैसा वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, लेकिन तुम्हारे बदन के भी सारे गहने मैंने उतरवा दिए। उनको बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैंने मेरी पत्नी के गहने भी उतरवा दिए हैं, और फिर भी वो मुझे समझ सकती हैं, मेरे ख्यालों को समझ सकती, मेरे विचारों का आदर कर रही है और मुझे संभाल रही हैं। फिर वो जो अम्मा थी वह क्या बोली है देखो, पर जो असल गहना है वह तो आप हैं। अपने पति को कहती हैं कि वह तो आप हैं, आप उसकी फिक्र मत करो, हमें बस वही चाहिए, आप ही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता न करें। देखो क्या क्या कहती हैं अम्मा, क्या क्या बोली हैं, उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बनवा जाएंगे। और सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहते हैं, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। ये 4 बातें अम्मा ने अपने पति को समझाते हुए
कही हैं। तो बच्चों, इस पाठ में से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि किस तरह हमें सुखी परिवार या सुख क्या होता है, दूसरों के दुख में ही हमारा सुख देखना ही, और जो सरलता है, सादगी है, ये बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अभी आप इसमें से जो स्वाध्याय है उसे हल कर दीजिए।